हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सी वीडियो लेके आई हूँ जो क्लास 10th की होने वाली है। आप ना अगर एचटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई 9th और 10th को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये टीजीटी में भी आएंगे और पीजीटी में भी आएंगे। और पीजीटी में क्वेश्चन ऊपर ऊपर से नहीं आते हैं, डीप बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। इवन पोइम की लाइन दे देंगे, उसमें पूछेंगे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, या कौन सी लिटरेसी टर्म यूज़ हुई है इसमें, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो वो आपको तब समझ आएगा जब डिटेल में करोगे। लाने को तो मैं इसको भी 6-7 की तरह एक ही वीडियो में कंप्लीट करा सकती हूँ, अगर आपको जस्ट आइडिया लेना हो। बट 9th और 10th +1 +2 बहुत डीप में आती है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। और अगर 15 क्वेश्चन आ रही है ना एनसीईआरटी से टीजीटी पीजीटी में, तो मान के चलो कि 10 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे, +1 और +2 में, सॉरी 9th और 10th में से, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा। और सेकंड बात, हमने क्या कैसे पढ़ना है, जैसे हमने एक छोटी सी पोएम है वो पढ़ ली जस्ट, देन उसके जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे ना, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पुट होंगे। क्योंकि कई बार हम सब कुछ पढ़ लेते हैं बट हमें क्वेश्चन का टाइप नहीं पता होता, तो क्वेश्चन लगानी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैंने ये आज आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं इस वीडियो में। और मैं पहले आपको समरी बता देती हूँ इस पोएम की क्या है। एक कवि है हमारा भाई, उसका मूड ऑफ है, तो वो क्या करता है, ऐसे ही चल रहा था तो उसको एक पेड़ दिख गया और वो पेड़ के नीचे बैठ गया। जो पेड़ था ना वो था भाई हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री होता है एक जहरीला पेड़ होता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया हुआ था कि हेमलॉक का जो पेड़ है वो कैसा पेड़ है, तो वो एक जहरीला पेड़ है, ठीक है, पॉइजन ट्री है वो। और उसके ऊपर कौवा बैठा हुआ था। तो कौवा क्या करता है भाई, जो हमारा क्रो होता है, वो पेड़ को ऐसे हिला देता है। तो उस पेड़ पे ना उस टाइम ओस पड़ी हुई थी, बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो जैसे ही उसने हिलाया तो बर्फ़ की जो छोटी छोटी कण थी या छोटे छोटे सी बूंद थी, वो उसके ऊपर गिर गई भाई, हमारे कवि के ऊपर। और उसका जो मूड था ना वो एकदम से बदल गया। कहते हैं ना कि कभी कभी छोटी सी चीज़ हमारे मूड को चेंज कर देती है। तो भाई हमारे कवि के साथ यही हुआ और उसका मूड चेंज हो गया। तो फिर उसने कहा कि मैं हेमलॉक की ट्री को और क्रो दोनों ही को नेगेटिव चीज़ मानता था, कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, ना ये अच्छी साइन है, ना मतलब सिंबल है। सिंबल मीन्स जैसे हम रोज़ जैसे हम रोज़ बोलते हैं किसी को, यानी वो लव को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम फायर बोलते हैं यानी वो हेट को प्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे ही क्रो हम कह देते हैं ना, कोई आ गया यानी अपशगुन आ गया, है ना। तो ये नेगेटिव एनर्जी है। बट आज इन्होंने नेगेटिव एनर्जी ने मेरा मूड चेंज कर दिया, और मेरा बचा हुआ जो दिन था ना वो अब अच्छा हो जाएगा। मतलब मेरा दिन अब बच गया, शेष जो दिन है मेरा वो मैं किसी अच्छे काम में लगा सकता हूँ। तो एकदम से उसका जो माइंड है, हार्ट है, वो चेंज हो गया। उसी बेस पे ये हमारी पोएम लिखी गई है। इसके जो राइटर है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कैसे याद करेंगे कि जंगल में पेड़ था और फ्रॉस्ट यानी जंगल, ऐसे याद कर लेना भाई, ठीक है। रॉबर्ट फॉरेस्ट था उसका नाम। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। ऑफ द मैनी सिंबल द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, कि जो हेमलॉक का ट्री है इस पोएम में बहुत सारे हमने सिंबल्स को यूज़ किया हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया ना, हेमलॉक का ट्री जो है वो एक नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूज द वन दैट फॉरेस्ट ड्रू अपॉन इन ऑल लाइकहुड सिंबल ऑफ। तो भाई उन्होंने कहा है कि ऐसा ही कोई सिंबल बताइए जो इस पोएम में और यूज़ किया हो। तो जैसे मैंने कहा ना कि उसका मूड चेंज हो गया एकदम से, तो वो किस चीज़ को फील कर रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि पहले उसका कवि का हमारा मूड ख़राब था, देन उसका मूड अच्छा हो गया, तो उसने क्या किया, उसको हील कर दिया। तो ये प्रेजेंट कर रहा है, किसको प्रेजेंट कर रहा है, हीलिंग को। हीलिंग यानी उसका मूड अब चेंज हो गया, हील कर दिया उसने, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पॉसिबल फीलिंग ऑफ द पोएट prior to the experience shared in the poem। इसमें कहा है कि ऐसे चूज करने हमने इनमें से कि जो हमारे पोइट ने फील किए थे, ठीक है। तो उसने क्या क्या फील किया था। डिसअपॉइंटेड, कि वो अपने दिन से डिसअपॉइंटेड था, दुखी था वो। डिमोटिवेटेड था वो,
कि वो हतोत्साहित हो रहा था, कुछ उसको फील नहीं हो रहा था अच्छा सा, और डिसहार्टेड, वो बहुत ही दुखी था। तो ये पहले थे उसके जो कवि के मूड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, थैंकफुल तो था नहीं भाई वो, ना किसी चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर, ना ही वो इम्पल्सिव था। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट यूज द वर्ड यू करेक्टली। तो हमने ऐसा इनमें से ऑप्शन में से चूज करना है जो रू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। रियो का मीन तो होता है पछतावा, जब हम किसी चीज़ पे पछता रहे हैं बाद में कि यार मैंने ये क्यों किया। तो रियो जो का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेजेंट करना पछतावे के रूप में। देखो भाई, द फिल्म वॉज डिजास्टर एंड ही रिव्यूड हिज डिसीजन टू एक्ट इन इट। क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? आई एम श्योर शी रिव्यूड द डे शी लिसन टू अ फॉर्चून टेलर। इट वॉज नॉट long before I viewed my disobedience and my deceit. Other finally view the one who is dishonest and heartless. तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है अभी कि अदर जो फाइनली व्यू था, पछतावा था, वन ऑफ हु डिसहोनेस्ट और हार्टलेस को रिप्रेजेंट कर रहा था। आगे देखिए, सिनेक्डोड इज अ पोएटिक डिवाइस। सिनेक्डोक एक पोएटिक डिवाइस होती है, मतलब जैसे हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं बट उसका मतलब दूसरा होता है। जैसे कि डिवाइस दैट यूज़ अ पार्ट ऑफ रिप्रेजेंट द होल, कि किसी एक पूरे पार्ट को वो रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल, दैट इज़ अ ग्रेट सेट ऑफ व्हील। व्हील होता है पहिए, कि ये बहुत अच्छा पहियों का सेट है, पहियों का सेट है। बट वो पहियों का सेट का क्या मतलब हुआ, यानी वो किसी कार को रिप्रेजेंट कर रही है कि बहुत अच्छी कार है। सेट ऑफ व्हील हैज़ बीन यूज्ड फॉर द कार, ये बता भी दिया भाई। पिक एन एग्जाम्पल ऑफ सिनेक्डो फ्रॉम द पोएम, कि इस पोएम में कौन सी यूज हुई है ये। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, हाँ, कि पहले उसका हार्ट दुखी था और देन उसका मूड चेंज हो गया। द वे ए क्रो शोक डाउन ऑन मी, कि एक कौवा था वो शोक डाउन कर रहा था, पेड़ को हिला रहा था। ये तो कोई रिप्रेजेंट नहीं हो भाई, क्योंकि ये काम उसने किया था, कोए ने पेड़ को हिलाया था। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कि डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ की छोटी छोटी बूंदे पेड़ पर थ्री, हाँ ये भी थी, ये तो काम है ना भाई। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड, कि उसने मेरा काम कुछ बचा लिया। ये भी जस्ट बात है कोई ना कोई। बट फर्स्ट लाइन में हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरा हार्ट वापस दे दिया, यानी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करो, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि उसका जो मूड है वो अब चेंज हो चुका है। ठीक है, चूज द ऑप्शन शोइंग द रीजन नॉट कोरस्पॉन्डिंग विद अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, कि हमने ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें ये नहीं है कि कोई ने पेड़ को हिलाया था, कि किस तरीके से लाया था। द क्रो लैंडिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, आप बताओ, जब एक कौवा पेड़ पर एकदम अचानक से आके बैठेगा तो पेड़ क्या होगा, थोड़ी देर के लिए तो हिलेगा ना। द शिवरिंग ऑफ द क्रो ड्यू टू द कोल्ड, अगर भाई ठंड ज़्यादा है तो कौवा क्या करेगा, कांफेगा, और कांफने की वजह से पेड़ क्या होएगा, हिलेगा। द रीएडजस्टमेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द क्रो ऑन द ब्रांच, अब भाई एक कौवा है वो एक ब्रांच पे बैठा है, एकदम से वो दूसरे ब्रांच पे जाए तो भी पेड़ हिलेगा। द केविंग ऑफ द क्रो हिडन इन द फुलेज, कि वो जो कौवा है काव काव कर रहा है, इससे पेड़ थोड़ी हिलेगा भाई, बाकी तीन से पेड़ हिलेगा, इससे नहीं हिलेगा। तो यही पूछा है कि कौन सा एक रीज़न है जिससे पेड़ शुक डाउन नहीं हिलेगा, शुक डाउन नहीं हिलना। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिम्बॉलिक, जो क्रो और हेमलॉक ट्री है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने अभी बताया था आपको, दुख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हैप्पीनेस को ना भी ना, एंजाइटी ना, कंसर्न ना, ये सोरो दुख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नेगेटिव एनर्जी है। द पोएम इज सेट ऑन, जो पोएम है वो किस उसमें सेट ऑन की गई है, यानी क्या बता रही है, कौन सा टाइम बता रही है। बर्फ़ कब होती है भाई, सीधी सी बात है विंटर में होती है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा विंटर। कवर्ड द ट्री टॉप्स, कवर्ड किससे था, जो पेड़ का ऊपरी भाग था टॉप, वो किससे ढका हुआ था, अभी हमने पढ़ा है पूरी पोएम में पढ़ रहे हैं, डस्ट से, डस्ट ऑफ स्नो से, तो स्नो फ्लेक से। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर आ, जो पोएट था वो किसके नीचे खड़ा था,
तो ये तो भाई हमने पढ़ते हैं कि वो हम लोग के ट्री के नीचे खड़ा था। एप्पल का ट्री था, कैंग, किसी भी ट्री के नाम दे देंगे, वो चार याद रखना है हमने, हम लोग का ट्री था वो। वट इज़ द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो इसका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो, कि हमारे पोएट ने इनको डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा है। डस्ट मतलब हम तो सोचते डस्ट यानी धूल, भाई धूल है बर्फ़ की धूल का मतलब यहाँ ये है कि वो जो बूंद है ना, जैसे हम बोल देते रात को ओस पड़ती है, छोटी छोटी सी बूंद हो जाती है बर्फ़ की, उन्हीं को बोला डस्ट ऑफ स्नो, यानी छोटे छोटे कण उसके। स्नो पार्टिकल वेयर टू टिनी, हाँ स्नो के जो पार्टिकल है वो बहुत ही टिनी यानी छोटे, यही बात है भाई। दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, ना भी ना। दे फेल्ट लाइक डस्ट, ना। दे लुक्ड लाइक डस्ट, नहीं, वो छोटी छोटी है इस वजह से उसने क्या है डस्ट ऑफ स्नो। द पोइट से ऑफ आई डे आई हैड रूड, रूड दोबारा से आया जिसका मतलब पछतावा। वट इज द मीनिंग ऑफ रूड, रूड का मतलब क्या है, हेल्ड इन रिग्रेट, कि पछतावा हो रहा है उसको, वो अब रिग्रेट कर रहा है। वट अनलिफ्टेड अपलिफ्टेड इज मूड, किसने उसका मूड अपलिफ्टेड किया था, नहीं दोबारा से उठा दिया था, चेंज कर दिया था, अपलिफ्ट कर दिया था, अच्छा कर दिया था, तो किसने किया था भाई, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, की जो उसके शोल्डर पे कंधे पे बर्फ़ की जो छोटी छोटी बूंदें गिरी थी, डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी, उससे उसका मूड चेंज हो गया था। द क्रो, क्रो ने नहीं किया, तो क्रो की वजह से हुआ था क्योंकि क्रो ने पेड़ हिला दिया था, पर हुआ किसकी वजह से था, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से। हम लोग ट्रेन, वो उसके नीचे बैठा था बट मूड चेंज हुआ था स्नो की वजह से। ठीक है, आगे देखो भाई, वट इज़ द राइम सीम ऑफ द पोएम, भाई इसमें पूछा है कौन सी राइम यूज़ हुई है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे इसमें ए बी सी डी ये वाली यूज़ हुई है। नेम द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट, तो इस लाइन में कौन सी पोइटिक डिवाइस है। अच्छा भाई इन चारों को कर लो आप, क्योंकि ये नहीं आई तो दूसरी आ जाएगी। यहाँ से टीजीटी पीजीटी में 5 से 7 क्वेश्चन पक्के हैं फिगर ऑफ स्पीच से। अगर आप सब कहोगे ना तो मैं आपके लिए इसकी अलग से वीडियो भी बना दूंगी, मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना दूंगी फिगर ऑफ स्पीच पे, ठीक है, कमेंट करना भाई। अच्छा इसको हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले सिमिली को देख लेते हैं। सिमिली का जो बिल्कुल ही सीधी सी पहचान है, अगर लाइन में लाइक है एज है तो वो यानी सिमिली है, यानी उन दो चीज़ों में कंपेयर होगी। अब इस पूरी लाइन में लाइक भी नहीं है एज भी नहीं है, तो इसको कट कर दो कि ये सिमिली तो है नहीं। मेटाफर कैसे होती है, सिमिली तो होता है भाई हम किसी चीज़ की दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि ये चीज़ इस जैसी है। जैसे हम हिंदी में कह देते हैं कि वो बहुत सुंदर है, एक तो हम ऐसे कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि वो इतना सुंदर है जैसे चांद जैसा हो, है ना, तो यानी उसकी कंपेयर किससे कर ली, चांद से कर ली, मून से कर ली वहाँ। लेकिन मेटाफर में क्या होता है, किसी चीज़ को दूसरा बना ही दिया जाता है, भाई तू तो यही है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, आप फर्स्ट वर्ड देखिए और लास्ट वर्ड देखिए, क्या ये दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ हैज़ है, यहाँ हर्ट है, कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हैज़ गिव माई हार्ट, कि मेरा हार्ट उसके पास है, तो ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। आपने फर्स्ट और लास्ट को देखना है, अगर ये दोनों सेम एक दूसरे पे हो रहे हैं, जैसे यहाँ कुछ होता और यहाँ कुछ होता, जैसे कैमल इज़ द शेप ऑफ डिजर्ट, कि कैमल जो हो वो जहाज है, डिजर्ट का, रेगिस्तान का जहाज है, तो वो दोनों उस पर थोप दिया। अपने फर्स्ट और लास्ट वर्ड को देखना है कि कंपैरिजन करने पे क्या हम उसको वो चीज़ बना सकते हैं नहीं बना सकते, तो ये भी नहीं है। ऑक्सीमोरम क्या आता है, दो वर्ड दिखेंगे आपको और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखेंगे। जैसे यहाँ पर होता बर्थ एंड डेथ, एकदम से हैप्पी एंड सैड, तो वो होते ऑक्सीमोरम। बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट के अपने दो या फर्स्ट दो वर्ड कहीं भी देखते एक साथ जो अपोजिट हो, ये भी नहीं है। अल्ट्रेशन में क्या होता है, जब चीज़ें रिपीट होती है, जैसे यहाँ हैज़ दो बार रिपीट हुआ साउंड, तो एच की रिपीटिशन हो रही है, तो ये अल्ट्रेशन है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट, फिर से वही चारों फिगर ऑफ स्पीच है भाई। यहाँ ना तो सिमिली है, ना तो लाइक है, ना एज है, तो ये भी काट दो। मेटाफर
एंड और पार्ट को हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं कहीं से? नहीं कर सकते। ऑक्सीमोरम वर्ड अपोजिट होता है। क्या यहाँ पर कुछ भी एक दूसरे जैसा अपोजिट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये भी अल्ट्रेशन हो गई। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? कि डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है भाई? क्योंकि इसने उसके मूड को चेंज कर दिया था। हीलिंग पावर ऑफ नेचर की, नेचर में इतनी पावर है कि वो किसी भी इंसान को हील कर सकती है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है भाई। कूल वेदर ना भी ना। पार्टिकल्स ऑफ स्नो ना। What are two negative creatures that Frost use as carries of the positivity? कि हमारे पोइट ने दो ऐसे नेगेटिव क्रिएचर्स को यूज किया है जो पॉजिटिव हो चुके हैं। तो मैंने शुरू में बताया था ना कि हम लोग का ट्री और जो हमारा क्रो है वो नेगेटिव एनर्जी होती है, बट उन्होंने इस कविता में क्या रिप्रेजेंट किया अपने आप को? पॉजिटिव एनर्जी के रूप में। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं? दुख को, ठीक है, सेलिब्रेशन को नहीं, हैप्पीनेस को नहीं, डेथ को नहीं, ये दुख को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये शुरू है। तो ये थी भाई हमारी फर्स्ट पोएम, 10th क्लास की फर्स्ट पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो जस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोएम का नाम पता होगा, पोइट का नाम पता होगा, ट्री का नाम, बट अगर आप देखना कितने सारे क्वेश्चन आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि क्रो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये पोइट्री की डिवाइस जितनी होती है ना, ये मेनली हमारी एनसीईआरटी से पिक की होती है, हमारी एनसीईआरटी की लाइनों से पिक की होती है। तो बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप कमेंट करोगे तो मैं रोज़ एक वीडियो ऐसी ही लेके आऊँगी आपके लिए, और आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और प्यारे प्यारे से कमेंट करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।